हेलो एवरीवन। अवसर सीयूटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राकेश, आपका बड़ा भाई। आज इस वीडियो में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे सीयूटी 2026 के बारे में। उससे पहले मैं आपसे अगर थोड़ी बात करूं तो देखो, बात यह है कि जैसे ही अभी आपकी जो बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और उम्मीद करता हूं कि बड़ी ही शानदार तरीके से वो आपकी चल भी रही होगी, तो क्यों ना इस 12th बोर्ड की आप जो तैयारी कर रहे हो उसके बाद जैसे ही बोर्ड की आप परीक्षा दे दोगे, उसके बाद में आपको लगेगा कि अब क्या करें, अच्छी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो तैयारी उसके लिए आपको करनी पड़ेगी। तो सीयूटी 2026 के बारे में अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको बताऊंगा जो इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट है उसके बारे में, और एक अपने सीयूटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसकी भी थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले अगर बताऊं तो देखो, सीयूटी में क्या होता है कि एक तो लैंग्वेज होती है, एक डोमेन वाला पार्ट हो गया, एक हो गया गेट। सीयूटी का जो आपका पेपर आता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला है लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है 13 लैंग्वेज होती हैं। इन 13 लैंग्वेज में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। उसके बाद में डोमेन होते हैं, आप 3 डोमेन चूज कर सकते हो। मोस्टली ये क्या होते हैं, जो आपके 12th के सब्जेक्ट होते हैं ना, वही होते हैं ये। और उसके बाद में ये गेट है। इसमें क्या होता है कि इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, और अपने ये जो करंट जीके है, स्टैटिक जीके वगैरह, ये सब इसमें शामिल है। अब क्या होता है, कुछ बच्चों को लगता है कि भाई क्या लैंग्वेज लेना ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि नहीं है ज़रूरी। आप बगैर लैंग्वेज दिए भी सिर्फ डोमेन और गेट लेकर भी सीयूटी दे सकते हो। तो क्या गेट लेना ज़रूरी है? नहीं। आप लैंग्वेज और डोमेन के साथ भी सीयूटी दे सकते हो। तो फिर ये तीनों क्यों, ये तीनों कॉम्बिनेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कई बार आप अपन जिस कोर्स में या जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उनकी तरफ से ऐसा हो सकता है कि वो मैंडेटरी कर दें कि भाई अगर आपको फलाना कोर्स में जो भी आप चाहते हो, जिस कोर्स में एडमिशन लेना, तो उसके लिए फिर क्या होता है, हो सकता है कि उन्होंने लैंग्वेज को मैंडेटरी कर रखा हो, तो फिर आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। डोमेन तो आपके जो 12th वाले हैं वो होंगे ही होंगे, और साथ में गेट है। कुछ कोर्सेज में ये ज़रूरी होता है और कुछ में नहीं भी होता है। तो वो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके हिसाब से है। मैं सभी बच्चों को ये कहूँगा कि भाई आपको अगर सीयूटी पे अच्छे से ध्यान देना हो और आपको सीयूटी के माध्यम से अच्छी यूनिवर्सिटी अगर चाहिए, तो आपको ये कॉम्बिनेशन लेना ही चाहिए। आप इस तरीके से ना करें कि आप डोमेन और गेट के साथ ही सीयूटी दें, या फिर आप लैंग्वेज और डोमेन के साथ में सीयूटी दें, ऐसा आप ना करें। आप लैंग्वेज भी रखें, आप डोमेन भी रखें, और आप गेट भी रखें। तो इससे क्या होगा कि आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाने हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपन बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, कि सीयूटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे जो अपना इकोनॉमिक्स है, डोमेन सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के बारे में। उसके बाद अपन जो थोड़ी सी देखेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, किस तरीके से अपन तैयारी करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर या पूरे में से पूरे नंबर अपन ला सके। तो इन्हीं चीज़ों पे अपन आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सीयूटी का जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें अगर मोड की बात करें अपन, तो ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई भी एक चूज करना है आपको। ठीक है, अगर आपने सही करा तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर थोड़ी सी भी भूल से आपने दूसरा अगर ऑप्शन डाल दिया, या फिर आपने दूसरे पे टिक कर दिया, तो क्वेश्चन गलत। इसमें वो नहीं होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपके 10 नहीं तो 5 आ जाएंगे, या फिर 2 आ जाएंगे। अगर सही है तो पूरे आएंगे, गलत है तो पूरे कट जाने हैं। इसके साथ बात करूं तो ये सीबीटी मोड पे, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपके सामने एक स्क्रीन होगी, हाथ में माउस होगा, और आपको पेपर देना है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की इसमें मैं बात करूं आपके सामने, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी जो भी पेपर आप दोगे उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप लैंग्वेज का दोगे उसमें 50 आएंगे। यदि आपके जो डोमेन होंगे उसमें भी कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी डोमेन में 50 क्वेश्चन आने हैं। और अगर आप गेट दोगे तो उसमें भी कितने आने हैं, 50 ही क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि टोटल आपके 50-50 क्वेश्चन सभी पेपर में होंगे। उसके बाद अगर अपन मार्किंग की इसमें बात करते हैं, तो मार्किंग में अपन देखो, अगर आपने कोई भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, अगर वो आपने सही करा है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको माइनस मार्किंग कितनी है? माइनस मार्किंग आपकी 1 नंबर है। यानी क्वेश्चन सही हुआ तो 5 नंबर, और क्वेश्चन गलत हुआ तो जो आपके टोटल मार्क्स जो आए हैं
उनमें से माइनस होते जाएंगे एक के हिसाब से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 50 क्वेश्चन करे हैं, उनमें से आपके 40 क्वेश्चन सही हैं, तो 40 के तो आपके बन गए 200 नंबर, और जो 10 क्वेश्चन आपने गलत करे हैं या रॉन्ग हो गए आपके, उनके माइनस के हिसाब से एक के हिसाब से कितने 10 नंबर कट जाने हैं, तो ये आपके 190 नंबर हो जाते हैं इसमें। उसके बाद अगर अपन टाइम की बात करें तो टाइम आपको एक पेपर के लिए 60 मिनट मिलेंगे। यानी वैसे तो देखो 50 क्वेश्चनों के लिए 60 जो मिनट है वो कम नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल में ये लगे कि यार ये तो मेरे लिए समय कम रह गया। या फिर शुरुआत में क्या होता है बच्चे की जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो बच्चा क्या करता है कि भाई कि जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो बच्चा क्या करता है कि भाई उसे लगता है कि मैं कर लूंगा, और शुरुआत वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में वो अटक जाता है या फिर कंफ्यूज होकर रह जाता है, और वो लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाता, उनको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस जरूर करें। आगे अगर अपन इसमें बात करें, हाँ भाई उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, आप CUET के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हो, और ये लिंक भी हमने साथ में दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और CUET के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको हम अवेलेबल करवाएंगे भाई। तो चलो बच्चों, अपन थोड़ा सा इसमें ये जानते हैं कि भाई जो 12th बोर्ड का जो आपका सिलेबस है, या फिर ये कहें कि 12th बोर्ड और जो CUET है उसमें डिफरेंस क्या है, क्या दोनों का एक जैसा है? नहीं भाई, एक जैसा तो नहीं है, तो फिर चेंज क्या है इनमें, तो उस चेंज की अपन बात करते हैं। अगर ये रहा आपका 12th बोर्ड का और ये इधर CUET का, अगर सबसे पहले अपन बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जो 12th का जो आपका एग्जाम लगता है वो MCQ और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से लगता है। यानी कुछ क्वेश्चन क्या होंगे आपके MCQ के होंगे और सब्जेक्टिव होगा बाकी पेपर। लेकिन अगर CUET की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो सारे क्वेश्चन कौन से होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सही आता है तो पूरे नंबर आएंगे, गलती से भी अगर भूल से भी अगर अपन ने गलत ऑप्शन पे चूज कर दिया तो सारे नंबर कट जाएंगे। उसके बाद अगर अपन मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये है 100 नंबर का, आपका जो 12th का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। लेकिन इधर तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये 250 नंबर का आपका पेपर होता है, 250 है ना। तो अगर इसमें अगर अपन बात करें तो आपका पॉजिटिव होगा तो आपको कितने मिलेंगे, या फिर ये कहेंगे सही राइट आंसर होगा तो 5 नंबर मिल जाएंगे, और रॉन्ग आंसर होगा तो -1 कट जाना है। उसके बाद में अगर मोड की बात करें अपन, तो भाई 12th बोर्ड का जो आपका पेपर होता है वो होता है पेन पेपर वाला। यानी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपके सामने पेपर होगा, आपके सामने कॉपी होगी, हाथ में पेन होगा, और आपको क्वेश्चन या फिर पेपर सॉल्व करना है। लेकिन इधर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी आपके सामने स्क्रीन होगी, हाथ में माउस होगा, और अब पेपर सॉल्व आपको करना है। सिलेबस की बात करें तो वो भी डिफरेंट होता है। सिलेबस में ऐसे होता है कि देखो मोस्टली तो ये NCERT बेस्ड होता है, तो अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो या फिर किसी और बोर्ड से हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है भाई, आपको सिर्फ फोकस करना है NCERT पे। तो इन दोनों के जो सिलेबस होता है वो भी डिफरेंस होता है, कुछ यूनिट या फिर कुछ सिलेबस हो सकता है 50-70% सिलेबस है वो एज इट इज आपको मिल जाए, आपका जो जिस भी बोर्ड से आप हो, लेकिन सारा एक जैसा नहीं होता है। आगे अगर अपन बढ़े इसमें, तो मैं बात करता हूँ आज अपने CUET 2026 के इकोनॉमिक्स जो डोमेन सब्जेक्ट है अपना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। CUET 2026 का अपना जो डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है या इकोनॉमिक्स जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक कौन सा है, मैक्रो। यानी कि सिर्फ माइक्रो पढ़ने से भी आपका काम नहीं होने वाला, और अगर आपने मैक्रो पढ़ ली तो भी आपका काम नहीं होने वाला। तो आपको तो क्या करना है, अगर CUET 2026 को अगर पास करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अपन अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, इसके थोड़ा सा सिलेबस अपन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो अपन जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से इसको देखेंगे। देखो इसमें भी 5 यूनिट है और इसमें भी 5 यूनिट है, दोनों की 5-5 यूनिट इसमें अपने सिलेबस में दी गई हैं। अगर अपन सिलेबस पे बात करें आगे, तो अपन देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें अपन देखेंगे, अगर इंट्रोडक्शन में अपन देखें तो सबसे पहले तो आ गया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में सेंट्रल प्रॉब्लम आ गई, और उसके बाद में PPC अपना
आ गया। जो आपने जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा शुरुआती इनिशियल स्टेज पे, उस समय आपको ये जरूर देखने को मिला होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है वो किस पे डिपेंड है, वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। यानी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ये जो यूटिलिटी अप्रोच है, जो कार्डिनल और ऑर्डिनल, उसकी बात यहाँ हो रही है। साथ ही डिमांड वाला जो चैप्टर है, डिमांड में जितना भी है, डिमांड का जो भी मैटर आपने आज तक पढ़ रखा है वो सारा इसमें आ गया और सारा ही आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगला जो अपन देखते हैं तो उसमें क्या है कि भाई प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो ये जो टॉपिक है इसमें अपन पढ़ेंगे रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। इसके अलावा जो सप्लाई वाला चैप्टर है वो भी अपने को इसमें पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपको भाई क्या पढ़ना पड़ेगा, जो रेवेन्यू और कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और जो रेवेन्यू है जो चैप्टर है अपना वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो अगर पढ़ेंगे अपन अच्छे से तो फिर अपना जो आगे वाले जो अपने मार्केट वाला जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर इसमें मार्केट की बात करें तो भाई देखो इसमें तो जो परफेक्ट कंपटीशन बाजार है वो दिया हुआ है और प्राइस डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है वो दिया हुआ है। लेकिन अपन तो मोटा मोटी ये चलते हैं कि भाई मार्केट अपन इसके अलावा भी जो और मार्केट है उन पे भी थोड़ा फोकस करेंगे, ताकि अगर कई बार थोड़ा सा इधर उधर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत होने के चांसेस नहीं रहे इसमें। उसके बाद में बात करें तो कुछ इसमें एप्लीकेशंस हैं, ये पढ़ेंगे अपन। और इसमें अपन पढ़ेंगे फेड, जिसमें फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन जो ये है ये पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। ये 5 यूनिट है वो अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं इसकी, और अब अपना पार्ट दूसरा स्टार्ट हो जाता है। इसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम की जब बात आती है तो उसमें अपन जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। इसके अलावा जो इसको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो इसकी मेथड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। ये जो 3 मेथड है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये आपका नेशनल इनकम का जो है वो फर्स्ट जो यूनिट है वो सारी इसी पे बेस्ड है। सेकंड अगर बात करें अपन तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा ये जो पार्ट है इसके अंदर भाई अपनी ये टॉपिक अपने को पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताऊं तो मनी एंड बैंकिंग वाला जो पार्ट है इसमें देखो सबसे पहले तो जब मनी और बैंकिंग की बात आ रही है तो अपने जो सेंट्रल बैंक है जिसको अपन आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके जो फंक्शन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो अपनी कॉमर्शियल बैंक हैं उनके जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें ये आ गया फंक्शन और ये अपना कॉमर्शियल बैंक आ गया। और साथ ही इसमें जो रिफॉर्म्स जो भी इसमें जो सुधार हुए हैं बैंकिंग सेक्टर के उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद भाई अपन आगे बढ़ें तो इसमें अपन गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। इसमें अपन जो भी भारत सरकार जो बजट बनाती है और जो भी उसके बोलते हैं अपन कि रेवेन्यू डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट वगैरह है ये पढ़ेंगे। साथ ही अपन गवर्नमेंट बजट में मीनिंग एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट्स बजट है इसके क्या उद्देश्य हैं बनाने के, ये क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो इसकी 5th यूनिट जो बाकी रह गई इसमें अगर अपन बात करें तो ये पढ़ेंगे अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है, जिसमें अपन फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हो गया, इसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। ये अपना सिलेबस कंप्लीट होता है। यानी जो इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपके टोटल 10 यूनिट हैं। इन 10 यूनिट में 5 यूनिट आपकी माइक्रो की हैं और 5 यूनिट आपकी मैक्रो की हैं। इस तरीके से भाई सिलेबस तो देखो छोटा नहीं है, सिलेबस तो खूब बड़ा इसको बनाया गया है, लेकिन साथ मिलके काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन इसको फाइट नहीं कर सकते सीयूईटी को। अब मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि जो सीयूईटी जो 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी हो कि आपके अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो इसके लिए देखो मैं आपको जो बताऊं उसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है मस्ट रीड एनसीईआरटी। आप किसी भी बोर्ड से हो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो ये एग्जाम लेता है वो कौन लेता है, वो लेता है एनटीए। एनटीए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए के द्वारा ये एग्जाम ली जाती है और इसका जो सिलेबस बनाया है सीयूईटी के लिए ये पूरा का पूरा ही क्या है एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए आपको आप किसी भी बोर्ड से हो भले
आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है भाई। तो ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू प्रैक्टिस का क्या रोल है इसमें? देखो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अगर आपने प्रैक्टिस करोगे, उनको आप देखोगे बार बार, तो एक तो आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई आगे आप जो जिस सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आने लग गए हैं कि आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दे दिए और नीचे ये कह दिया कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है या फिर गलत है। 2 भी सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो सकता है, और हो सकता है सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हों। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पीवाईक्यू निकालने का ये बेनिफिट मिलेगा। आपको क्वेश्चन जो पेपर का लेवल आता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आपको पहले ही जानकारी हो जाएगी, तो आपकी जो तैयारी होगी वो उसी लेवल पे आप करोगे। उसके बाद बात करूं मैं तो भाई ये मॉक टेस्ट है, इनका बहुत बड़ा रोल है। पीवाईक्यू तो आपने निकाल लिए, पीवाईक्यू की आपने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन साथ में क्योंकि वो तो आ गए पिछले एग्जाम में, अब क्या आगे के लिए आप क्या तैयारी करोगे? तो इसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें आपको भाई देखो पीवाईक्यू है, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट की, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा आप इस पर टाइम दोगे, ये मान लो आपका सिलेक्शन की ये गारंटी सी है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। आपने जो थ्योरी है, आपने बुक है वो आपने 5 बार 7 बार 8 बार पढ़ ली, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो देखो एग्जाम में पास होने में थोड़ी सी फिर, या फिर ये कहें कि देखो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप मान के चलो कि भाई आपको अगर सीयूटी पास करनी है तो मॉक टेस्ट देने होंगे। क्योंकि 12th तक जो आप पढ़ते आ रहे हो वो मोटा मोटी आप कैसे पढ़ते हो, वो जो सिलेबस होता है आपका वो सब्जेक्टिव होता है, और आपने सब्जेक्टिव ही आज तक पेपर दिए हैं। अब ये आपके लिए एक नई सिचुएशन यहाँ पर खड़ी होती है जिसमें एमसीक्यू आते हैं, तो उन एमसीक्यू की आपको क्या भाई प्रैक्टिस तो देखो करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद अपन बात करें तो ये एक डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस की एक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि एक तो एग्जाम टाइम में फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में अगर आप सोचते हो कि लास्ट टाइम पे जाके या फिर 12th बोर्ड के एग्जाम होने के बाद में आप ना इन एमसीक्यू को लेके बैठोगे और आपको लगता है कि आप महीने 2 महीने में और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा इनकी प्रैक्टिस है वो साथ में स्टार्ट कर दो। साथ में मैं ये कहूँगा आपको कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, उसका जो भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक उठा रहे हो उसको डीप तरीके से पढ़ना है, उसका डीप स्टडी आपकी होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि सिलेबस है अगर आपने डीप नहीं पढ़ा, अगर आपकी स्टडी है वो बहुत अच्छे से नहीं है, अगर आपने उस टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आपके लिए फिर एग्जाम में दिक्कत होने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन है वो एमसीक्यू वन लाइनर नहीं आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो आप तभी कर सकते हो जब आपकी अच्छे से तैयारी की गई हो। इस तरीके से मैं आपको ये आज का अपना जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था, एक तो आपको डोमेन जो सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स का वो डिस्कस करना, साथ ही भाई आपकी तैयारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कैसे हो, आप ये सीयूटी जो 2026 है इसको आप कैसे पास करो, और पास करना ज़रूरी है जब समय दे रहे हैं और 12th तक अच्छी मेहनत करी है और 12th तक आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छी स्कूल में पढ़ाया है, तो देखो ज़रूरी हो जाता है कि आगे भी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का यही एक तरीका आजकल बचा है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें अपन डीयू की बात कर लें, बीएचयू की बात कर लें और अपने जेएनयू की बात कर लें, और भी जो स्टेट में अलग अलग स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो उसका जरिया या उसका रास्ता है वो सिर्फ सीयूटी है। तो आपको सीयूटी को साथ में गंभीरता के साथ लेके चलना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सीयूटी को तैयारी तो कर रहे हो लेकिन उस पर आपका फोकस अच्छे से नहीं है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो सीयूटी के लिए आपको ये जो मैंने आपको बताया, अगर आपने इन पे थोड़ा सा गंभीरता के साथ में फोकस किया, इनको आपने सीरियसली ले लिया इन टॉपिकों को, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको सीयूटी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको हमारे नंबर अवेलेबल करवा देंगे। आपको जब भी लगता है कि भाई सीयूटी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।